हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ फरवरी 2024 के जितने भी एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, इन सब के लिए एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ फरवरी महीने में है, उन सबको मैं आज आपके सामने कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, ये सीरीज़ मैंने सिर्फ एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से शुरू किया है, क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट का स्टेक देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, तो जैसे-जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ी है, एग्ज़ामिनेशन में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आने वाले हैं, वो भी उनके भी नंबर्स बढ़ते चले गए। तो इसलिए लास्ट वीडियो में मैंने जनवरी महीने के सारे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को डील किया था। अभी मैं आपके साथ फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डील करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों? तो अगर इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले आप सबके लिए एक रिमाइंडर कि अगर आपको ये मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी तरह वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें दोस्तों, ताकि मैं भी अच्छे एंथुसियाज़्म के साथ आपके सामने ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके आता रहूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ फरवरी महीने में निकल के आता है, वो है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, जिसको सीएमएस कहते हैं या इसी को बॉर्न कन्वेंशन कहते हैं। तो ये चर्चा में क्यों? दोस्तों, सीएमएस का कॉप 14 समरकंद में आयोजित किया गया था। अब आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि समरकंद किस देश में है? ये भी बता सकते हैं कि ये किस कॉन्टिनेंट में है, ओके? ठीक है। अगर हम दोस्तों सीएमएस की बात करें, यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ की बात करें, तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में एक ट्रीटी है। इस सीएमएस को 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये 1983 से इफेक्टिव है, आपको ध्यान में रखना है। और ये सीएमएस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर है, आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम सीएमएस और इंडिया को सीएमएस की बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करें दोस्तों, तो इंडिया ने सीएमएस का कॉप 13 गांधीनगर में होस्ट किया था। गांधीनगर गुजरात में है, आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम कॉप 14 की बात करें, तो इसमें कुछ फाइंडिंग्स निकल के आई हैं, हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। कॉप 14 का जो स्लोगन है, वो ये है कि नेचर नोस नो बॉर्डर्स, यानी प्रकृति कोई भी सीमा को नहीं जानती, कोई भी बाउंड्री नहीं जानती, कोई भी बॉर्डर नहीं जानती। फिर इसी कॉप 14 में फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट को पेश किया गया है। अब देखिए, ये अपनी तरह का पहला रिपोर्ट है, तो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉप 14 में फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट को पेश किया गया। अगर इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स की बात करें दोस्तों, तो सीएमएस के अंडर में जितनी भी स्पीशीज लिस्टेड हैं, उसका 44% जो ऐसी स्पीशीज हैं जिनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है, जिनकी जनसंख्या में कमी आ रही है। फिर अगर हम सीएमएस में लिस्टेड फिश की बात करें, तो 97% जो फिश हैं, उन पे एक्सटिंक्शन का खतरा है। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है दोस्तों, इसलिए भी आपको इस सीएमएस के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम इंडिया में माइग्रेटरी स्पीशीज़ की बात करें, देखिए माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह थोड़े-थोड़े टाइम के लिए माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है? जैसे भारत में आप देखोगे एक क्रेन है, ये भी माइग्रेट करता है, साइबेरियन क्रेन कहते हैं इसको। फिर उसके बाद आप ये अमूर फाल्कन्स देख रहे हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो इंडिया में पाए जाते हैं, उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। जैसे अमूर फाल्कन्स है, बार हेडेड गीज़ है ना? ब्लैक नेकेड क्रेन्स हैं, ये आप फ़ोटो देख सकते हैं। फिर हम्पबैक्ड व्हेल्स हैं, ये भी माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। एशियन एलिफेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो एशियन एलिफेंट है, इसकी इसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, और ये सीएमएक्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला पक्षी है, क्योंकि कभी मतलब अक्सर बिजली के तारों से टकराकर इनकी जान चली जाती है, तो इनके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। बिजली के खंभों में डाइवर्टर लगाए जा रहे हैं, जो कि इनको डाइवर्ट कर देते हैं और ये बिजली के खंभों से टकरा नहीं पाते। तो अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आईयूसीएन स्टेटस की बात करें दोस्तों, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। फिर आपका बंगाल फ्लोरिकन है, ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। फिर स्नो लेपर्ड है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं आईयूसीएन के। तो ये कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं और ये माइग्रेटरी हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ था दोस्तों। अब दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो निकल के आता है फरवरी महीने में,
वो ये है कि जो वाटर एक्ट 1974 था, ये आप देख सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट लाया गया है 2024 में। देखिए, इसने 2024 के जो अमेंडमेंट है, इसने 1974 के एक्ट को अमेंड किया है। आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जो 2024 का अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट केवल हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और बाकी जितने भी यूटीज़ हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल है, वहाँ पे ही अप्लाई होगा। ओरिजिनल जो एक्ट था, वो 25 स्टेट में अप्लाइड था, एप्लीकेबल था, लेकिन जो करंट अमेंडमेंट किया गया है, वो केवल हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जितने यूटीज़ हैं, उन सब में ही अप्लाई होगा। अब 2024 में जो 1974 के एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया है, ये अपनी तरह का कोई पहला अमेंडमेंट नहीं है। इस एक्ट में 1988 में और 2003 में भी अमेंडमेंट लाए जा चुके हैं। दोस्तों, वाटर ये जो एक्ट है, द वाटर अमेंडमेंट एक्ट या फिर 1974 का जो एक्ट है, इस एक्ट की रेगुलेटरी बॉडीज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल लेवल पे करती है, और एसपीसीबी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राज्य के स्तर पे काम करती है। अगर सीपीसीबी की बात करें, तो सीपीसीबी वाटर एक्ट 1974 के अंडर में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है दोस्तों, स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसको कोई ना कोई लॉ बना के या किसी लॉ के अंडर में स्टैब्लिश किया जाता है। अब चूंकि इसको वाटर एक्ट 1974 के अंडर में स्टैब्लिश किया गया, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर जो सीपीसीबी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर में काम करती है। अगर सीपीसीबी के कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें, तो नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्लान, प्राण पोर्टल, अब इन दोनों की चर्चा मैंने जनवरी वाले वीडियो में की है दोनों। दोस्तों, ये जो एनएएमपी है और प्राण पोर्टल है, इन दोनों की चर्चा मैंने जनवरी वाले अपने वीडियो में की है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो जिन्होंने नहीं देखा है, वो जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हम एक बारी ये नज़र डाल लेते हैं कि ये जो अमेंडमेंट 2024 में आया है, इस अमेंडमेंट ने चेंजेस क्या क्या लाए हैं। तो सबसे पहले तो जो एसपीसीबी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो चेयरमैन होता था, वो 1974 के एक्ट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होता था। लेकिन इस 2024 के अमेंडमेंट एक्ट ने इसमें चेंज क्या लाया कि अब इसका जो नॉमिनेशन होगा, उस नॉमिनेशन का मैनर प्रिस्क्राइब करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और उसी मैनर पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके चेयरमैन को अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम पेनल्टी के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जो 1974 का एक्ट था, ये 6 साल तक के लिए जेल की सजा का प्रावधान करता था, अगर कोई भी पॉल्यूटिंग मैटर को डिस्चार्ज करता है। ठीक। लेकिन जो 2024 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये डीक्रिमिनलाइज करता है सेवरल वायलेशंस को, और ये इम्प्रेजन के बदले पेनल्टी लगाने की बात करता है, और ये पेनल्टी 10 लाख से लेके 10,000 से लेके 15 लाख तक हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब ये चर्चा में क्यों है फॉरेस्ट का डेफिनेशन? इसलिए चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को यह डायरेक्ट किया कि आप फॉरेस्ट के डेफिनेशन को उसी तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरीके से टीएन गोदावरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। ठीक है, तो ये थी इसकी करंट इसका बैकग्राउंड था कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है। अब देखिए, अगर हम डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट के हिस्ट्री की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो सबसे पहले 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था। इसने फॉरेस्ट को इस तरीके से डिफाइन किया कि जितने भी लैंड जो कि ट्रीज से कवर्ड हैं, ब्रशवुड से कवर्ड हैं और जंगल से कवर्ड है, इन सबको फॉरेस्ट कहा जाएगा। फिर फॉरेस्ट एक्ट 1878 आया, इसने फॉरेस्ट को रीडिफाइन किया और इसके डेफिनेशन को एक्सपैंड करते हुए इसमें उन सारे लैंड्स को जोड़ दिया जो कि फॉरेस्ट के रूप में डेजिग्नेट किए जाएंगे। फिर इसी एक्ट में फॉरेस्ट को तीन क्लासेस में कैटेगराइज किया गया: स्टेट और रिजर्व फॉरेस्ट, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और फिर विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए, इसमें रिसेंट दो एक्ट आए हैं उसको देखना जरूरी है, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 और वन संरक्षण एवं संवर्धन रूल्स 2023। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसमें फॉरेस्ट लैंड को स्पेसिफाई किया गया है कि कोई भी ऐसा लैंड जो कि फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया हो या नोटिफाई किया गया हो अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 या फिर किसी और अदर कानून के माध्यम से। फिर
Land recorded in government as forest as on 1980. अब this does not include land which has been officially changed from, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो डेफिनेशन है फॉरेस्ट का, इसकी डेफिनेशन अभी वर्तमान में जो चल रही है वो टी.एन. गोदावरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसे जजमेंट के हिसाब से अभी फॉरेस्ट का डेफिनेशन चल रहा है। ओके। और इसी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला भी है कि आप फॉरेस्ट जो है उसका डेफिनेशन वही फॉलो कीजिए जो 1996 में हमने जजमेंट में दिया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, BHS। अगर हम इसके न्यूज़ में होने के पीछे की बात करें तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को, जो कि ओडिशा में है, ओडिशा का चौथा BHS डिक्लेयर कर दिया गया, यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों अगर गुप्तेश्वर फॉरेस्ट की बात करें तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ओडिशा के सदर्न मोस्ट रीजन में सिचुएटेड है और ये हमारे ईस्टर्न घाट का पार्ट है। अब गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं। अब ये सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं दोस्तों? दोस्तों सेक्रेड ग्रुप्स हमारे जंगल का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होता है। लोग वहाँ पे पूजा करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे हंटिंग हो गया, पूचिंग हो गया, इन सब की मनाही होती है, इन सबको प्रोहिबिट किया जाता है। तो सेक्रेड ग्रुप्स दरअसल कम्युनिटी प्रोटेक्शन का एक जरिया है जिसके माध्यम से जंगलों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो चूंकि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट में सेक्रेड ग्रुप्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये तो हमने गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के बारे में बात की, जिसको कि ओडिशा का चौथा BHS यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। अब हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में बात करते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एक ऐसा वेल डिफाइंड एरिया होता है जो एक तो यूनिक होता है और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम को अपने अंदर समाहित किया होता है। अब इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम कहने का मतलब ये है कि अगर उसके इकोसिस्टम में थोड़ा सा भी चेंज आए तो वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है, बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल का मतलब तुरंत ही प्रभावित होने वाला। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऐसे एरिया होते हैं जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम से बने होते हैं और अपने आप में यूनिक होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना? अब यहाँ पे ये मैंने मैप डाल दिया है, आप इसको आराम से रिवीजन के टाइम में देख के पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ कहाँ पे है। देखिए दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को नोटिफाई करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो भी लोकल बॉडीज हैं उनसे कंसल्ट करेगा। और ये सारा जो नोटिफिकेशन है जारी होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो यही वो एक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट को इस बात के लिए ऑथोराइज करता है कि आप किसी भी एरिया को BHS डिक्लेयर कीजिए। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी टोटल 45 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। और ये डेटा किसने दिया है? ये डेटा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने दिया है। दोस्तों जो NBA है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये एक ऑटोनोमस और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि हम किन एरिया को BHS डिक्लेयर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्रिटेरियाज हैं जिनके बेस पे BHS को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहला है कि नेचुरल, सेमी नेचुरल एंड मैन मेड हैबिटेट्स विच टुगेदर कंटेन सिग्निफिकेंट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कोई भी ऐसा हैबिटेट जो नेचुरल हो या सेमी नेचुरल हो या मैन मेड हो, अगर वो लाइफ फॉर्म्स में डाइवर्सिटी को कंटेन करता है तो उसको BHS डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट कल्चरल स्पेशेस such as sacred groves, trees और sites और other large community conserved areas, ऐसे एरियाज जहाँ पे sacred groups हैं और उनका अपना कल्चरल स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्पेसेस जो कल्चरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्पेसेस को भी हम BHS डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर साइट्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एज अमेंडेड, ऐसे साइट्स को भी BHS डिक्लेयर किया जा सकता है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क प्रोग्राम है उसके तहत कवर नहीं किए गए। तो जब इस कानून के तहत अगर कोई एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कवर नहीं किया गया है तो उसको BHS डिक्लेयर करके उसका प्रोटेक्शन इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो ये क्राइटेरियाज थे कुछ जो कि बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब आप जब इसको रिवीजन करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वही आपको बताया। और यहाँ पे मैं देखो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मैंने यहाँ पे फोटोज इसलिए लगाए हैं ताकि जैसे ही ये टर्म आप सुने कभी भी या एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में आए तो तुरंत ये सारी पिक्चर आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगी। और सिर्फ इसी स्ट्राइक करने की वजह से आप 60% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अपने सिर्फ इसी स्ट्राइक की वजह से। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जितना हो सके उतनी अच्छी तस्वीरें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया। अब देश दोस्तों, अगर हम ये तो हमने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात की। अब हम अगर अपने देश के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो ये टोटल अभी 43 है। ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे लिख दिया है जो हेरिटेज साइट है ना, इसको कनेक्ट करने के लिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम हम अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी भी एरिया को बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो सबसे पहला कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है उसको मजबूत करना ऐसे एरियाज में जो ट्रेडिशनली मैनेज किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर नेचर कल्चर सोसाइटी और टेक्नोलॉजी इन चारों के बीच में एक हार्मनी क्रिएट करना, ये बीएचएस का ऑब्जेक्टिव है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो नेचर कल्चर सोसाइटी और टेक्नोलॉजी इन चारों के बीच में एक हार्मनी पैदा करे ताकि चारों एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर सके और हमारा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो खतरे में ना आए। फिर इसका ऑब्जेक्टिव है इंस्टिल एंड नर्चर कंजर्वेशन एथिक्स इन ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं उन सबके बीच में कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से एथिक्स होने चाहिए, आपको क्यों करना चाहिए। हमारे सीक्रेट ग्रुप्स का कंजर्वेशन हो, हमारे जितने भी हमारे देश में स्पीशीज पाए जाते हैं उनका कंजर्वेशन हो, ये क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जो है बीएचएस एक तरह से एक अच्छी पहल करता है ताकि लोगों के दिमाग में ये बात बैठे कि नहीं, जितनी ज़रूरी हमारे लिए बाकी चीज़ें उतना ही ज़रूरी हमारे लिए हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी है। और फिर ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है उस पर भी एक रोक लगाता है बीएचएस कि अगर आप नेचुरल रिसोर्स को आंख बंद करके अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा कि ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस पे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देखते हैं। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रामसर कन्वेंशन। आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन के दाएं पार्ट में, ये वेटलैंड्स हैं, आपको वेटलैंड्स दिख रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ग्राफिक्स के माध्यम से आप करंट को पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ें ठहर जाती है। इसलिए मैंने जितना हो सका उतना ज़्यादा ग्राफिक्स का यूज़ किया है। तो रामसर कन्वेंशन करंट और चर्चा में क्यों है। दोस्तों रामसर साइट की टोटल संख्या बढ़ के अब इंडिया में 89 हो चुकी है। अगर रामसर कन्वेंशन की बात करें तो इसको 1971 में अडॉप्ट किया गया था। ये यूनेस्को के अंदर में एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, यानी एक अंतर सरकारी समझौता है। और रामसर कन्वेंशन को चूंकि ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए 2 फरवरी को हम वेटलैंड्स डे मनाते हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया ने इस कन्वेंशन को 1982 में रेटिफाई किया था, यानी भारत इसका सदस्य 1989 में बना था। फिर अभी मैंने आपको बताया कि टोटल इंडिया में जो है 89 रामसर साइट्स हैं। तो जो 89th है, जो सबसे लेटेस्ट है, वो है आपका उधवा लेक जो झारखंड में है। और जो 88वां था, 88 था, वो खेचियो पालरी, ये सिक्किम में है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, माफ कीजिएगा, पब्लिश किया है। अब देखिए, सबसे पहले हम लेपर्ड के आईयूसीएन स्टेटस की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये माफ कीजिएगा, इसका इनका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। साइट्स के ये अपेंडिक्स 1 में है और डब्ल्यूपीए यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के भी शेड्यूल 1 में है। अब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट जो प्रोग्राम है उसी का रिजल्ट है। ठीक है, अब ये अपनी तरह का, अब ये जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम, ये अपनी तरह का पहला साइंटिफिक एक्सरसाइज है जो कि स्नो लेपर्ड के पॉपुलेशन को स्टेम करता है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट पे की फाइंडिंग्स क्या क्या है हम एक बारी नजर डालते हैं। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो जो 70% ऑफ लैंड
स्नो लेपर्ड्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं वो अनप्रोटेक्टेड हैं दोस्तों। और फिर इनमें चैलेंज जो इनके लिए जो चैलेंजन क्या है, इनको काउंट करने में जो चैलेंज है वो ये कि इनका जो हैबिटेट होता है ये इनएक्सेसिबल होता है, क्योंकि स्नो लेपर्ड दोस्तों हमेशा हाई एल्टीट्यूड पे रहना पसंद करते हैं, है ना? अगर ये पहाड़ है तो पहाड़ की ये सबसे ऊंचाई वाले जगहों पे रहना पसंद करते हैं। अब नाम ही है स्नो लेपर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्नो में रहेंगे। तो इसलिए इनकी काउंटिंग भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर स्नो लेपर्ड के बारे में हम बात करें तो ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का एक स्टेट एनिमल है। इसका जो वज़न होता है वो 30 से 50 केजी तक होता है। और इसके हैबिटेट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये दुनिया के 12 देशों में पाया जाता है। जैसे अफ़गानिस्तान है, भूटान है, चाइना, कज़ाख़स्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, नेपाल एटसेट्रा, और इंडिया में तो पाया जाता ही है। अब दोस्तों स्नो लेपर्ड के हैबिटेट को चूंकि खतरा है, मैंने अभी आपको बताया कि जो 70% लैंड यूज़ किया जाता है स्नो लेपर्ड के द्वारा वो अनप्रोटेक्टेड है। तो ऐसी स्थिति में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स शुरू किए गए हैं ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो इंडिया ने 3 लैंडस्केप को आइडेंटिफाई किया है ताकि स्नो लेपर्ड्स को रिस्टोर किया जा सके। अब ये हाई एल्टीट्यूड रीजन्स है, जैसे हेमिस स्पीति जो कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी गंगोत्री लैंडस्केप जो कि उत्तराखंड में है, और कंचनजंगा तवांग लैंडस्केप जो सिक्किम में है। तो इन 3 लैंडस्केप को आइडेंटिफाई किया है इंडिया ने। फिर इनके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी लाया गया। फिर देखते हैं कि इनके कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे भी मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, और ये हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों दार्जिलिंग में स्नो लेपर्ड ब्रीडिंग ब्रीडिंग प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में चलाया जा रहा है। तो ये सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिनके माध्यम से स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों ग्रीन वॉशिंग। अब ग्रीन वॉशिंग से यूपीएससी ने सीधा सीधा सवाल पूछा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि क्यों इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन का। चलिए ग्रीन वॉशिंग के बारे में देखते हैं। दोस्तों ग्रीन वॉशिंग जो है ये एक ऐसे, अब क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ग्रीन वॉशिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट या पॉलिसी को इस तरीके से दिखाना कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन असल में वो बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है। ठीक है? कोई भी प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, इसने ये एक बॉक्स बनाया। अब ये बॉक्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है? लेकिन इसका प्रचार प्रसार ऐसे किया जा रहा है कि ये एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा, बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है, एनवायरनमेंट में इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, कि जब किसी प्रोडक्ट या पॉलिसी को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली दिखाया जाता है, लेकिन असल में वो रियलिटी में क्या होते हैं, डैमेजिंग होते हैं। तो इस वजह से तो इसी टर्म को हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन वॉशिंग, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा बताना, लेकिन असल में वो डैमेज होंगे। चलिए अगर इसके टाइप की बात करें तो अलग अलग टाइप के ग्रीन वॉशिंग होते हैं। जैसे एक होता है ग्रीन हशिंग। इसमें कंपनियां क्या करती हैं, अपने रिपोर्ट को जो है वो कम करके दिखाती हैं, और या फिर हाइड करती हैं ताकि उनकी स्क्रूटनी ना की जा सके। फिर ग्रीन रिंजिंग है। फिर एक कंपनी जब रेगुलरली अपने ईएसजी यानी एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इसमें चेंज लाती है ताकि वो और स्क्रूटनी से बच सके, तो इसको भी इस ये भी एक ग्रीन वॉशिंग का तरीका है। फिर आपका ग्रीन लेबलिंग है, ग्रीन लाइटिंग है, ग्रीन शिफ्टिंग है, ग्रीन क्राउडिंग है। ये सारे ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से ग्रीन वॉशिंग किया जाता है। तो आपको ध्यान में बस ये होना चाहिए कि ग्रीन वॉशिंग जो टर्म है उसका क्या मतलब है, उससे आप समझते क्या है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस 2024। इसको हम CACC शॉर्ट में कहते हैं। तो अगर इसके करंट की बात करें तो इसकी एनुअल मीटिंग अभी अभी नैरोबी कीनिया में हुई है। अभी अभी मीन्स फेब्रुअरी में। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें दोस्तों, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल मेथेन का जो प्लेज है उसके इम्प्लीमेंटेशन को स्केल अप करना। यानी कि ग्लोबल मेथेन के संबंध में हमने जो भी प्लेज लिया है, हमने जो शपथ लिया है, उस शपथ के बारे में हम कितना काम कर रहे हैं, इस काम को स्केल अप करना यानी तेजी लाना उसमें। फिर क्लीन एयर फ्लैगशिप जो है उसमें तेजी लाना, और जो किगाली अमेंडमेंट हमने किया है, किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इन सारे जो भी ग्लोबल एफर्ट्स हैं, उन सारे एफर्ट्स को स्केल अप करना इनका काम है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस 2024 में हुआ है CACC का,
इसके आउटकम क्या-क्या हुए? सबसे पहले हेवी ड्यूटी व्हीकल्स जो इसमें हाँ, इस कॉन्फ्रेंस में यूज्ड हेवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड द एनवायरनमेंट रिपोर्ट, इस नाम से यूनेप और सीएसीसी ने इस रिपोर्ट को पेश किया। यानी कि जो भी हेवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, जो यूज्ड हो चुके हैं, उनके बारे में कि उनका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे संबंधित एक रिपोर्ट पेश की गई है। फिर इसमें एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट की बात की गई है। तो दोस्तों शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट के बारे में एक नज़र डालना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जो एसएलसीपी है, ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में तो बहुत छोटे पीरियड के लिए रहते हैं, है ना? CO2 की तुलना में आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। CO2 की तुलना में इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं कम पीरियड के लिए। अब ये कुछ एसएलसीपीज़ के आपके उदाहरण हैं, जैसे ब्लैक सूट हो गया, सॉरी ब्लैक कार्बन हो गया, इसको हम सूट भी कहते हैं, फिर मीथेन हो गया, फिर आपका ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन जो है O3 वो भी हो गया। इनका लाइफ टाइम आप देख सकते हैं, तो ये आप खुद से पढ़ के देख सकते हैं, एक बार आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट पोल्यूटेंट होते हैं, ये होते क्या हैं? ऐसे पोल्यूटेंट जो एटमॉस्फेयर में तो शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, लेकिन इनका ग्रेटर पोटेंशियल होता है एटमॉस्फेयर को वार्म करने में, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम आते हैं दोस्तों मीथेन एमिशंस पे। अब इसका करंट क्या है? करंट ये है कि इसरो ने रिलीज़ किया है अपनी तरह का एक पहला कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पेपर, जो कि मीथेन एमिशन के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इस पेपर के फाइंडिंग्स की बात करें दोस्तों, तो इसरो ने रीजनल एमिशन हॉटस्पॉट बताया है। जैसे ये हॉटस्पॉट पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और असम, इन 5 राज्यों में मीथेन एमिशन के कुछ हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा मीथेन एमिशन होता है। अब एमिशन सोर्स पॉइंट की अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में, हाँ, इस रिपोर्ट में एमिशन सोर्स पॉइंट की बात की गई है। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो सोर्स पॉइंट है वो सॉलिड वेस्ट लैंडफिल साइट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है और वेटलैंड्स है। तो इन सारे सोर्सेज से सबसे ज़्यादा मीथेन एमिशन होता है। अब इस पेपर में ये भी बताया गया कि जो सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स, इनसे मीथेन एमिशन जो भी हो रहा है उसको में इंक्रीज देखने को हमें मिला है। तो ये सारे इस रिपोर्ट में बातें कही गई है। अगर हम मीथेन के बारे में बात करें, तो दोस्तों मीथेन हमारे नेचुरल गैस का एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है। जो भी हमारा नेचुरल गैस बनता है उसमें प्राइमरी कंपोनेंट होता है मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, जो कि हम आज जो गर्मी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस पूरी गर्मी के लगभग एक तिहाई, यानी वन थर्ड पार्ट के लिए मीथेन अकेले जिम्मेदार है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि हैज़ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 80 टाइम्स ग्रेटर देन CO2। CO2 जितनी मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करता है, उससे 80 गुना ज़्यादा मीथेन करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है, वो मीथेन का बहुत ज़्यादा है। इसलिए मीथेन एमिशन को कंट्रोल करना वर्तमान समय में ज़रूरी हो गया। अब मीथेन एमिशन जो है, वो ग्राउंड लेवल पे भी ओजोन पोल्यूशन को लीड करता है। चलिए, तो ये मीथेन के बारे में था। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 3 मेन सेक्टर की बात करें, जो कि एक तो ह्यूमन ड्रिवन मीथेन एमिशन को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन ड्रिवन मीथेन एमिशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है, 40%। उसमें भी राइस कल्टीवेशन से और लाइवस्टॉक रियरिंग से, ठीक? फिर फॉसिल फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं उससे 35% मीथेन एमिशन होता है, और जो सॉलिड वेस्ट एंड वेस्ट वाटर है उससे 20% का मीथेन एमिशन होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो चावल की खेती होती है, उससे बड़ी मात्रा में उस चावल के खेत से मीथेन एमिशन होता है। अब मीथेन एमिशन हो रहा है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या-क्या टेक्नोलॉजी है? अब यहाँ पे हम स्पेशली पैडी फील्ड के बारे में बात करेंगे कि पैडी फील्ड यानी धान के खेत से जो मीथेन का एमिशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला है इसमें आपको श्री टेक्निक, सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन, इसी को श्री टेक्निक कहते हैं। अब ये क्या करता है कि राइस के यील्ड को 36 से 49% तक बढ़ा देता है, और जो वाटर की ज़रूरत होती है उसमें 22 से 35% तक की कमी लेके आता है। आप सबकी ये ज़िम्मेदारी बनती है दोस्तों कि जब भी आप यहाँ पे किसी स्टैटिक पोर्शन के बारे में पढ़ें, तो उसको तुरंत इस वीडियो के खत्म होने के बाद जाकर रिवाइज करें। इससे क्या होगा, आपका करंट और स्टैटिक पोर्शन दोनों साथ-साथ चलता रहेगा, और तभी आप एग्ज़ामिनेशन में एक्सेल कर पाएँगे। तो जब आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपने जब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा।
तो अभी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जाके इसको रिवाइज़ करेंगे। फिर दूसरा जो तकनीक है, जिसके माध्यम से जो पैडी फील्ड है उसमें मीथेन एमिशन को रिड्यूस किया जाता है, वो है डायरेक्ट सीडेड राइस। इसमें क्या किया जाता है, ये देखिए दोस्तों, आप पिक्चर में देख सकते हैं। सीधा-सीधा जो धान के बीज हैं उनको छिड़क दिया जाता है हाथ से। अभी हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले धान के बीजों को छोटे से जगह पे पानी में डाल के उसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से उखाड़ के फिर हम खेत में जाके उसको लगाते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट सीडेड राइस है, इसमें सीधा-सीधा ऐसे धान के बीजों को छिड़क दिया जाता है और इसी से धान के पौधे निकल के आते हैं। अब डायरेक्ट सीडेड राइस से फ़ायदा क्या है कि ये नर्सरी को रेज़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर इसमें स्टैंडिंग वाटर को मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होता। जब आप धान की खेती करते हैं, तो अगर इतना एरिया में धान की खेती करनी है आपको, तो इसमें ये जो एरिया है, ये पूरा-पूरा पानी से डूबा होता है और इसी कारण से मीथेन का एमिशन होता है। लेकिन डायरेक्ट सीडेड राइस में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, सोलर रूफटॉप पावर। अगर हम करंट की बात करें, तो कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अप्रूव कर दिया है। ये आप देख सकते हैं अपने इस पिक्चर में कि सोलर पे कैसे छत पे कैसे सोलर पैनल्स लगा के उससे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो अगर हम इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें, तो इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो फ्री बिजली प्रोवाइड करवाना है, 300 यूनिट तक। ध्यान में रखना है आपको, हर एक मंथ में और 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। अब एक बार फिर से मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। तो ये जो योजना है, इसका लक्ष्य ये है कि हर एक महीने 1 करोड़ हाउस होल्ड को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध करवाना। इस योजना का यही उद्देश्य है। इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी चला रही है। अब हम सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, रूफटॉप फोटोवोल्टिक पैनल इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने रूफ पे इंस्टॉल किया है, तो उसको एक मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। अब इस सिस्टम में टिपिकली जो होते हैं वो सोलर, एक तो मॉड्यूल होता है, ये आप देख सकते हैं सोलर मॉड्यूल। फिर सोलर इन्वर्टर्स होते हैं, ये आप सोलर इन्वर्टर देख सकते हैं। और फिर इसके अलावा दूसरे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेफ्टी इक्विपमेंट हो गया, ये आप मीटर देख सकते हैं। तो ये सारे मिलके एक सोलर रूफटॉप पावर का निर्माण करते हैं। अगर हम इंडिया के करंट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की बात करें, तो इंडिया अभी 11 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी रखता है। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में गुजरात जो है वो लीडर है, सबसे ज़्यादा 82% हमारे देश में गुजरात में है। उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन है उसमें आगे है। तो सबसे आगे कौन है? गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। किसमें? तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग रिपोर्ट। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्यों? क्योंकि देखिए, क्लाइमेट से रिलेटेड जब भी कोई समस्या आती है तो वो हमेशा किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो करंट इसका ये है कि एक स्टैंडिंग कमिटी ने एग्रीकल्चर के संबंध में इस पर रिपोर्ट पेश किया है। इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स ये है कि इस रिपोर्ट ने बताया कि 1901 से लेकर 2018 के बीच में 0.7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। जो सी सरफेस टेम्परेचर, जिसको हम एसएसटी कहते हैं, उसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है बिटवीन 1951 टू 2015। फिर उसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सेंट्रल इंडिया में ड्रॉट की यानी सूखे की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। फिर साउथ वेस्ट कोस्ट में भी ड्रॉट्स के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़े हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने हेडिंग देखा था, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक ये रिपोर्ट लाया गया। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग होता क्या है? देखिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग क्रॉप को ग्रो करने का एक ऐसा तरीका होता है, या फिर एनिमल को रेज करने का ऐसा तरीका होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें एनिमल्स को रेज करना भी आता है, ठीक है। तो एनिमल्स को रेज करना या क्रॉप को ग्रो करने का एक ऐसा तरीका जो फार्मर्स को बदलते हुए वेदर से डील करने में हेल्प करता है, ठीक है। चाहे वो एक्सट्रीम हीट हो, ड्रॉट हो, हेवी रेन हो, फ्लड हो, कुछ भी हो, अगर वेदर बदल रहा है तो उससे जो फार्मर्स हैं कैसे डील करेंगे, उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग हेल्प करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इस क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग में बहुत सारे टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड का इस्तेमाल करना। अब इस सीड का इस्तेमाल करने से क्या होगा? पानी की ज़रूरत कम हो जाएगी। फिर इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करना ताकि पानी को बचाया जा सके। फिर क्रॉप को रोटेट करना और मिक्स्ड फार्मिंग को प्रमोट करना ताकि जो सॉइल है उसके हेल्थ पे बुरा असर ना पड़े। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री,
को प्रोटेक्ट एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, ताकि जो भी स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लड्स हैं उनसे जो भी हमारा क्रॉप का फील्ड है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, जब हम फसल के साथ ट्री को भी ग्रो करते हैं तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री का नाम दिया जाता है। फिर जो हमने देखा क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग में टेक्निक में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है। तो जो क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग है, इसका गोल ये है कि फार्मिंग को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना और क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा लेस अफेक्टेड बनाना, कि क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो उसका कम से कम प्रभाव हमारे फसलों पे पड़े। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग किया जा रहा है। खेत में ही सोलर पैनल्स लगा दिए गए हैं। सिंचाई की कितनी अच्छी व्यवस्था है, एक भी पानी थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं हो रहा, देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को प्रमोट करने की बात इस रिपोर्ट में की गई है। अब हमारे देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे निकरा, यानी नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया है। फिर आप इक्रीसैट देख सकते हैं। फिर उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ये है। फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये स्कीम है। फिर हम देखते हैं एनएमएसए है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप, यानी फास्ट पार्टनरशिप है, जिसको कि कॉप 27 में शर्म अल शेख इजिप्ट में अपनाया गया था। तो ये सारे स्टेप्स हमारे देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए उठाए गए। अब दोस्तों बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो है इंडियन घड़ियाल के बारे में। ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, घड़ियाल। इसके आप नाक पे गौर कीजिए और इसी के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि घड़ियाल और क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ये तीनों में फ़र्क होता है। ये क्रोकोडाइल है, ये एलिगेटर है और ये घड़ियाल है। इसके नाक को आप नाक पे ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा। तो चलिए इंडियन घड़ियाल के बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ में इसलिए रहा था कि 75 सालों के बाद ग्रेटर काजीरंगा में इसको स्पॉट किया गया। अगर हम घड़ियाल की बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में आता है और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में आता है। दोस्तों जो घड़ियाल होते हैं वो वार्म ब्लडेड स्पीशीज को खाते हैं, एक्सक्लूसिवली फिश फिश को खाते हैं, ठीक है। अब ये मैन ईटर्स नहीं होते, क्योंकि इनके मुख की बनावट, इनका जो माउथ है आप देखेंगे, इनके माउथ की बनावट ऐसी होती है कि ये इतने बड़े इंसान को नहीं खा सकते हैं। फिर अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सिंधु नदी में, इंडस में, गंगा में, ब्रह्मपुत्रा में और फिर ब्राह्मणी और महानदी बैतरनी रिवर, इन तीनों में इन सब में पाए जाते हैं। अब हमारे देश में चूंकि देखिए इसका आईयूसीएन स्टेटस मैंने आपको बताया कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो जाहिर सी बात है इसके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स भी उठाए गए होंगे। तो दोस्तों प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल को 1975 में इस घड़ियाल के उसके कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया था। फिर 3 स्टेट में हम देखते हैं घड़ियाल रिजर्व्स भी बनाए गए हैं, यूपी में, एमपी में और राजस्थान में। ओके, चलिए अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ट्रिपल डिप लानीना। अब ट्रिपल डिप लानीना क्या होता है? लालीना तो आपने सबने सुना होगा, ट्रिपल डिप क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक ये रेयर इवेंट है जहाँ पे लालीना का जो इफेक्ट है वो 3 लगातार सालों तक लास्ट करता है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि लानीना आता है और साल भर में चला जाता है। जब लानीना का इफेक्ट अगले 3 साल तक बना रहे तो इसको हम ट्रिपल डिप लानीना कहते हैं। लानीना और कुछ नहीं है, दरअसल जब एलनीनो सदर्न ऑसिलेशन होता है, जिसको एनसो कहते हैं, इसी का एक फेज है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रिपल डिप लानीना दोस्तों न्यूज में क्यों है? हमने देखा, अभी देखा गया कि रीसेंट ट्रिपल डिप हैज इम्पैक्टेड द ओशन एंड क्लाइमेट अक्रॉस द ग्लोब। जो इस ट्रिपल डिप लानीना ने रिसेंटली ओशन और क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, इम्पैक्ट किया है, हमारे देश में नहीं, पूरे ग्लोब पे। अब इसका देखिए इम्पैक्ट क्या रहा है। हमारे पेनिनसुलर इंडिया में पुअर एयर क्वालिटी के लिए ये जिम्मेदार माना गया। नॉर्थ इंडिया में इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी के लिए जिम्मेदार माना गया। अब देखिए ये जो स्थिति है ये बिल्कुल उल्टी है। नॉर्मली क्या होता है, ऐसा देखा जाता है कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में ठंडी के दिनों में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो गया कि नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन का लेवल विंटर के टाइम में इम्प्रूव हो गया और पेनिनसुलर इंडिया में जो है पुअर एयर क्वालिटी हमें देखने को मिली।
तो इस वजह से ये ला नीना न्यूज़ पे था। ये मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया। देखो, मैंने आपको बताया कि जब भी आप करंट को पढ़ें, तो करंट को इस तरीके से पढ़ें कि इसके साथ-साथ आपका स्टैटिक भी कवर हो जाए। अब यहाँ पे आपने ला नीना के बारे में पढ़ा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप तुरंत अपने नोट्स खोलें या जिस भी मटेरियल से आपने पढ़ा है, उसमें जाके ला नीना और मॉनसून इन सारे टॉपिक को आप तुरंत अभी जाके रिवाइज़ करें। इससे क्या होगा, करंट के साथ आप जुड़ भी पाएँगे और आपका स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। तो आपको 5 टॉपिक जाके अभी रिवाइज़ करने हैं। एक मॉनसून, इसमें मॉनसून के बारे में जितने भी थ्योरीज़ हैं वो सब, इसके मॉडिफाइंग फैक्टर्स के बारे में जैसे कि एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, मैड-एंड-जूलियन ऑसिलेशन, इंडियन ओशन डाइपोल और जेट स्ट्रीम। इन सब का मॉनसून में क्या रोल है, ये आप समझें। इसको अभी जाके रिवाइज़ करें, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगले हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल। इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने लॉन्च किया है। जो ग्रो है, GROW, इसका मतलब होता है ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड्स विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। यानी जो भी वेस्टलैंड्स हैं, उनको एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से उनको रिस्टोर करना। तो ये इस रिपोर्ट और इस पोर्टल का उद्देश्य है। तो यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, वो ट्रीज को मैनेज करने का तरीका है उन क्रॉप के साथ और फिर एनिमल प्रोडक्शन के साथ। अगर किसी भी एग्रीकल्चरल सेटिंग में फसल भी उगाए जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे कुछ फिर पेड़ पौधे भी हैं और यहाँ पे कुछ जानवर भी हैं। तो इन सब, जब पेड़ पौधे, क्रॉप्स, एनिमल्स और ट्रीज, ये जब एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, तो इनको हम एग्रो फॉरेस्ट्री का नाम देते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री वेस्ट लैंड के रिस्टोरेशन में बहुत हेल्प करता है। जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, ये हमारे इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 8.65% कवर करता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब मैंने आपको बताया कि फसल उगाने के साथ साथ आप उसी जगह पे पेड़ को भी उगा रहे हो, जानवरों को भी पाल रहे हो, तो इसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है एग्री सिल्वीकल्चर, इसमें क्रॉप और ट्रीज, इनको एक साथ कंबाइन करके किया जाता है। एग्रीकल्चरल ऐसा सिस्टम जिसमें क्रॉप और ट्रीज को कंबाइन कर दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले में, ठीक है। दूसरा होता है सिल्वो पेस्टोरल, इसमें फॉरेस्ट्री को और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स को, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेड़ भी लगे हैं और यहाँ पे जानवर भी हैं। ये सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और तीसरा होता है एग्रो सिल्वो पेस्टोरल, यानी कि यहाँ पे माफ कीजिएगा, क्रॉप भी होंगे, ट्रीज भी होंगे और जानवर भी होंगे। ये तीनों चीजें एक साथ जब एग्जिस्ट करेंगी तो हम इसको एग्रो सिल्वो पेस्टोरल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपका स्टैटिक का पोर्शन था, ये आपको एग्रीकल्चर में पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पे बताया ताकि आप एग्रो फॉरेस्ट्री से इस चीज करंट को कनेक्ट कर सके, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब चलिए दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट न्यूज पे बढ़ते हैं। अगला है ये तराई आर्क लैंडस्केप, इसको हम ताल भी कहते हैं। अब ये न्यूज में क्यों है दोस्तों? जो ताल है, तराई आर्क लैंडस्केप, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फ्लैगशिप रिस्टोरेशन फ्लैगशिप के तौर पे, ठीक है। तो ये इसका करंट न्यूज़ है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि होता क्या है। जो दोस्तों ताल है, ये एक ट्रांस बाउंड्री बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसको 2001 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे आप मैप से देख सकते हैं, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये ट्रांस बाउंड्री बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। देखिए, इसका एम क्या है? तराई और चुरिया हिल्स में जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व कर, इसका एम है। अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें तो ये 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बागमती रिवर जो कि ईस्ट में है, वहां से लेके यमुना रिवर जो कि वेस्ट में है, वहां तक, ठीक है। यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है तराई आर्क लैंडस्केप, ये आपको ध्यान में रखना है। माफ कीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये तराई आर्क लैंडस्केप है, इसको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ बागमती रिवर से लेके यमुना रिवर, यहां से यहां तक ये पूरा फैला हुआ है। अब अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF। दोस्तों, GEF की स्थापना 1992 में रियो अर्थ समिट में की गई थी। इंडिया भी इसका मेंबर है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 5 कन्वेंशंस के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है। अब ये 5 कन्वेंशंस कौन से हैं? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इसको हम POP भी कहते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को। फिर यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी है। फिर मर्क्यूरी पे जो मीना माता कन्वेंशन है उसके संबंध में। तो इन 5 कन्वेंशन के लिए एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करने का काम हमारा जीईएफ करता है, आपको ध्यान में रखना है। माफ कीजिएगा। अगला जो टर्म है दोस्तों वो है ब्रूमेशन। ब्रूमेशन का मतलब होता है पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी एग्जिबिटेड बाय रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इन कोल्डर मंथ्स। ठंड के दिनों में जो रेप्टाइल और एम्फीबियंस, रेप्टाइल मतलब जो सरक सरक के चलते हैं, सरीसृप कहते हैं इसको हिंदी में, यानी जो सरक सरक के चलते हैं, रेंगते हैं, उनको रेप्टाइल्स कहते हैं। और एम्फीबियंस मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, इनको एम्फीबियंस कहते हैं। तो ठंड के दिनों में रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के द्वारा एक पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी होता है, यानी कि अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेते हैं। ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, है ना। ये ये क्या, जमीन के अंदर चले जाते हैं और ठंड के दिनों में अपने आप को बिल्कुल ही, अपना जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको लगभग जीरो कर लेते हैं। तो इसी को हम ब्रूमेशन कहते हैं। तो ब्रूमेशन और कुछ नहीं है, एक टाइप का हाइबरनेशन है। हाइबरनेशन मतलब अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को बहुत ज़्यादा धीमे कर लेना ठंड के दिनों में, और इसको डीप स्लीप का भी नाम दिया जाता है दोस्तों। इसको डीप स्लीप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रूमेशन था। अब और भी अलग अलग टाइप के हाइबरनेशन होते हैं, जैसे कि एक डियापॉज होता है जिसमें कि एक टाइप ऑफ अरेस्टेड ग्रोथ होता है। फिर एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन को हम समर डॉर्मेंसी भी कहते हैं। जो अभी ब्रूमेशन के बारे में हमने देखा कि ये कोल्डर मंथ्स में होता है, ये विंटर डॉर्मेंसी होता है। तो वैसे ही एस्टिवेशन क्या है, ये समर डॉर्मेंसी है। ये मोस्टली फिशेज में होता है दोस्तों। फिर अगला है टॉरपोर। ये शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ डिक्रीज एक्टिविटी है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए हम अपनी जो भी फिजियोलॉजिकल स्टेट है उसमें एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, चलना कूदना उछलना, इन सारी एक्टिविटीज को बहुत ही ज्यादा कम कर देना, इसको हम टॉरपोर कहते हैं। तो ये भी एक हाइबरनेशन का टाइप है। तो हाइबरनेशन के आपने दोस्तों यहाँ पे 4 टाइप देख लिए, एक ब्रूमेशन देखा, फिर डियापॉज देखा, फिर एस्टिवेशन देखा, और फिर टॉरपोर देखा। तो हाइबरनेशन में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसको डीप स्लीप भी कहते हैं। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है व्हाइट राइनो के बारे में। अब ये सवाल उठता है कि न्यूज़ में क्यों है। दोस्तों साइंटिस्ट ने अनाउंस किया कि पहली बार सक्सेसफुली एम्ब्रायो का ट्रांसफर हो गया है व्हाइट राइनो में ड्यूरिंग यूजिंग आईवीएफ मेथड। आईवीएफ मेथड के माध्यम से पहली बार व्हाइट राइनो में एम्ब्रायो का ट्रांसफर किया गया है, इसलिए ये यूज में है। दोस्तों अगर हम राइनो के बारे में बात करें तो दुनिया भर में राइनो की 5 प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है। जिन 5 में से 2 अफ्रीकन हैं और 3 एशियन हैं। तो अगर हम अफ्रीकन राइनो की बात करें तो इसमें 2 हैं, एक है वाइट, दूसरा है ब्लैक। और एशियन राइनो की बात करें तो इसमें इंडियन वन हॉर्न राइनो है, सुमात्रन राइनो है और जावन राइनो है। ये 3 राइनो जो एशियन है, वो टोटल 5 अब हो गए, 2 इसके और 3 इसके, ये टोटल 5 स्पीशीज हो गए। अब व्हाइट राइनो में और इंडियन राइनो में कुछ डिफरेंस होता है। देखिए, साइज के बेस पे अगर हम बात करें तो जो व्हाइट राइनो होता है ये सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल है आफ्टर एलिफेंट्स। हाथी के बाद लैंड पे रहने वाला मैमल, सेकंड लार्जेस्ट मैमल है आपका व्हाइट राइनो। मैमल क्या होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, इनको हम स्तनपायी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इंडियन राइनो की अगर हम बात करें तो ये जितने भी एशियन राइनोज हैं उन सब में सबसे बड़े होते हैं। फिर अगर अपीयरेंस की बात करें दोस्तों, तो इनका फ्लैट बैक होता है, इसमें 2 हॉर्न होते हैं। ठीक है, वहीं इंडियन राइनो में 1 हॉर्न होते हैं और इनका आर्मर प्लेटेड जो होता है वो बैक होता है, स्किन होता है आर्मर प्लेटेड। अगर हैबिटेट की बात करें तो जो व्हाइट राइनो है ये लॉन्ग और शॉर्ट ग्रास सवाना एरियाज में रह सकता है। वहीं जो इंडियन राइनो है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स में, सवानाज में और श्रब लैंड्स में भी रह सकते हैं। अगर हम अफ्रीकन राइनो के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, व्हाइट राइनो के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये नामीबिया, युगांडा और रवांडा में पाए जाते हैं। वहीं इंडियन राइनो इंडिया के अंदर असम में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश आदि में और साथ ही साथ नेपाल में भी पाए जाते हैं। दोस्तों अफ्रीकन राइनो यानी व्हाइट राइनो का जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो आईयूसीएन में नियर थ्रेटेंड है, माफ कीजिएगा, नियर थ्रेटेंड है। वहीं जो इंडियन राइनो है उसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में शामिल है, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो नॉर्दर्न व्हाइट, ब्लैक, जावन और सुमात्रन राइनो, ये चारों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों अभी इंडियन राइनो के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं इंडियन स्कीमर्स के बारे में। स्कीमर एक पक्षी है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है।
तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि इंडिया और बांग्लादेश ने एक जॉइंट प्रपोज़ल लाया है कि इसको इंडियन स्कीमर को सीएमएस यानी कन्वेंशन ऑफ ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, जिसकी सबसे पहली चर्चा मैंने इसी के रिलेशन में की थी, है ना? तो इसके लिस्ट में इसको शामिल करना है। सीएमएस के अंडर में इसको शामिल करवाना, इंडियन स्कीमर्स को शामिल करवाने के लिए इंडिया और बांग्लादेश ने एक जॉइंट प्रपोज़ल दिया है। इसी के कारण ये न्यूज़ में है। अगर हम इंडियन स्कीमर की बात करें दोस्तों, तो आईयूसीएन स्टेटस का इसका एंडेंजर्ड है। साइट्स में ये लिस्टेड नहीं है और डब्ल्यूपीएमए शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है? अब एटमॉस्फेरिक रिवर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। दोस्तों, एटमॉस्फेरिक रिवर एक ऐसा रिवर है जो आसमान में है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर होता है। अब ये एटमॉस्फेयर के थ्रू मूव करता रहता है और बहुत ज़्यादा बारिश ला सकता है, बहुत ज़्यादा स्नो ला सकता है जब ये लैंड पे पहुँचता है तो। इसको हम लैंडफॉल भी कहते हैं। आपने जब साइक्लोन पढ़ा होगा, तो लैंडफॉल उसको कहते हैं ना, साइक्लोन के लैंडफॉल। तो जब लैंड पे ये आता है एटमॉस्फेरिक रिवर, तो बहुत ज़्यादा बारिश लाता है, स्नो भी ला सकता है। फिर देखते हैं कि ये जो रिवर्स हैं वो यूजुअली लॉन्ग और नैरो दोनों टाइप के हो सकते हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में स्ट्रेच किए होते हैं, फैले होते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो सूखे एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में वर्षा को लाने का काम करते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा बारिश होने पे फ्लड भी ला सकते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका पाइनएप्पल एक्सप्रेस। ये हवाई में, जो कि यूएस के आसपास के पे है, वेस्ट कोस्ट के आसपास का है। तो हवाई में ये जो पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक एटमॉस्फेरिक रिवर है, वो मॉइस्चर लाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपर एटमॉस्फेयर में ये पूरा मॉइस्चर लैडेन जो एयर है पार्सल, ये ऐसे चल रहा है। इसी को हम एटमॉस्फेरिक रिवर कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये देखिए हर साल किसी न किसी कारण से चर्चा में ज़रूर रहता है। तो ये होता क्या है दोस्तों? इसके माध्यम से एएमओसी, इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा, तो एएमओसी के माध्यम से जो वाटर है, वो नॉर्थ से साउथ में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है अटलांटिक ओशन के अंदर में। ध्यान में रखना है आपको कि चूंकि इसका नाम ही अटलांटिक मेरीडियोनल ओशन सर्कुलेशन, तो अटलांटिक ओशन में नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो वाटर है उसका सर्कुलेशन ऐसे होता रहता है सर्कल में, एक साइकिल के थ्रू। ठीक है, इसी को हम एएमओसी कहते हैं। अब ये होता क्यों है? तो इसके लिए दो कारण जिम्मेदार हैं। एक तो टेम्परेचर में डिफरेंस और दूसरा सैलिनिटी में डिफरेंस। टेम्परेचर और सैलिनिटी, इन दोनों में डिफरेंस होने की वजह से ये जो वाटर का सर्कुलेशन नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, वो होता है। तो अगर एएमओसी कोलैप्स कर जाए तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है। इससे क्या होगा दोस्तों कि अटलांटिक सी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी होने लग जाएँगे, और इससे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर हमारा वार्मर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज का जो हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट का न्यूज़ है वो है आरआईपी करंट, रिप करंट। दोस्तों, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर है जो कि बीच से ओपन ओशन की तरफ या सी की तरफ या लेक की तरफ बढ़ता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये बीच है, तो बीच से इसकी तरफ, ये इधर आपका ओपन ओशन है ना? ये ओपन ओशन की तरफ ये जल की धारा चलती है, इसी को हम रिप करंट कहते हैं। तो ये किसी भी आदमी को अंडर वाटर नहीं खींचते, बल्कि ये जो जो लोग हैं उनको शोर से यानी किनारे से वो अपनी तरफ, जो ज़्यादा पानी है उसकी तरफ खींचते हैं। ठीक है? तो ये रिप करंट था। तो ये दोस्तों हमारा फ़रवरी महीने का पूरा करंट अफ़ेयर हो गया। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ भी मिली होंगी। ऐसे ही मैं करके अभी 12-14 महीने के पूरे करंट अफ़ेयर्स को, जो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उन सबको कवर करूँगा, और आपके एग्ज़ामिनेशन में कोई भी प्रश्न इससे छूटेंगे नहीं, इस बात को मैं इंश्योर करता हूँ दोस्तों। तो अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर से एक बार याद दिला दूँ कि आप अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, मेरी वीडियोज़ पे कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में।